साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां पर वो अब तक भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, जिन्होंने 12 साल तक लगातार देश की सेवा करी है। कई लोग कहेंगे कि नेहरू जी ने तो 16 साल कुछ महीने की थी, लेकिन नेहरू जी शुरुआत के जो 5-6 साल तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यकाल में रहे, उस समय वो जनता द्वारा चुने गए नहीं थे। हालांकि चुना तो उनको किसी ने भी नहीं था। जनता द्वारा चुने गए प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे लंबा कार्यकाल अपना कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेहरू जी सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, या मोदी जी रहे हैं, या कोई और रहे हैं? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे, कई लोग कहते हैं कि नेहरू जी को तो ब्रिटेन ने या ब्रिटिशर्स ने प्लांट किया था, गांधी जी को भी प्लांट किया था। हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई जाती है, फैक्ट हमें गलत बताए जाते हैं। तो हिस्ट्री सही गलत क्या होगी ये तो समय बताएगा, समय के साथ जैसे जैसे दस्तावेज सामने आएंगे वो बताएंगे। लेकिन आज मैं आपको इतने प्रूफ्स दे जाऊंगा जिससे आप खुद किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या थी। इस वीडियो में मैं आपको कई प्रूफ देने वाला हूं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नेहरू जी कैसे थे और वर्तमान सरकार कैसी है। मैं किसी सरकार का पक्ष लेने या विपक्ष में नहीं आया हूं, मैं सच्चाई सबके सामने पेश करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं नेहरू जी के बारे में बातचीत करूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। एक छोटा सा सवाल जो मेरे दिमाग में अक्सर करके घूमता है। आप एक बात बताइए, कोई आदमी इस देश की सेवा करे, बहुत सेवा करे, इस देश के लिए अपने आप को खपा दे, ऐसे कई लोग रहे होंगे। आप और हम भी इस देश के लिए खूब सेवा करें और देश को कहीं से कहीं ले जाए, मान लीजिए, तो क्या हम इस देश की सेवा कर रहे हैं या देश के बाप बन रहे हैं? ये हमारी जो भारत भूमि है, ये हमारी माँ है। माँ की कितनी भी सेवा करोगे, रहोगे तो बेटे ही। ऐसा हो सकता है कि माँ के भी बाप बन जाओ? तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है? वो पिता कैसे हो सकते हैं? वो तो पुत्र होने चाहिए, राष्ट्रपुत्र कह लो उन्हें, क्योंकि राष्ट्र के पुत्र थे ऐसे जिसने सबसे ज्यादा सेवा करी देश की। पहला सवाल तो यहां खड़ा होता है, इस पर आपको सोचना है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि गांधी जी जब तक 1915 से पहले विदेश में थे, उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी, फिर साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्रैक्टिसेस की। वहाँ पर अच्छे खासे कोट पैंट पहनते थे, अच्छे खासे परिवार से थे। जो आदमी बाहर जाके बैरिस्टर बन रहा है, एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा है, जो बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, जो अच्छे खासे खानदान से आ रहा है, क्या वो इतना गरीब एकदम से हो जाएगा कि भारत आते ही वो धोती में आ गए और ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, लाठी ले ली कुछ समय के बाद? ये अचानक परिवर्तन कैसे हो गया? ये दूसरा बड़ा सवाल। गांधी जी पे बात कर रहा हूं अभी। तीसरा सवाल, गांधी जी के वजह से ही अंग्रेज भाग के चले गए चरखा चलाने से, ऐसी बात कही जाती है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब अंग्रेज गए थे 1946-47 में, जब ये पूरा एग्रीमेंट हो रहा था, उस समय केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश आज़ाद हुए थे। म्यांमार आज़ाद हुआ 48 में, उसी समय फिलिस्तीन आज़ाद हुआ था, इजराइल भी उसी समय बना था, जॉर्डन उस समय आज़ाद हुआ था, श्रीलंका उस समय आज़ाद हुआ था। सब आगे पीछे की बातें, 1 साल का अंतर है आगे पीछे, ठीक है जी। चाइना में बड़े स्तर पर कब्जा कर रखा था जापान ने, 45 में जापान ने भी चाइना को छोड़ दिया था। अंग्रेज हांगकांग में रहे लंबे समय तक, वो एक अलग बात है। लेकिन दुनिया के कई देश उस समय आज़ाद हुए थे। क्या सभी को गांधी जी ने आज़ाद कराया था? ऐसा कैसे हो गया? या फिर वजह यह थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद अंग्रेज इतने कमजोर पड़ गए थे कि दुनिया में अपना शासन कायम नहीं रख पा रहे थे, तो उन्होंने कोई ना कोई एग्रीमेंट करके सब देशों से अपने आप को बाहर कर लिया। लेकिन हर देश में जहां जहां वो अपना शासन चलाते थे, कोई ना कोई चिंगारी ऐसी छोड़ गए जो आज भी सुलग रही है, जैसे हमारे देश का बंटवारा करना। और या फिर अगर आप कहें कि नहीं साहब गांधी जी ने किया, गांधी जी की वजह से सब हुआ, तो गांधी जी ने आंदोलन तो कई किए थे। आते ही उन्होंने दे दनादन आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, चंपारण में कर दिया, फिर आप उधर देखिए गुजरात में जाकर के किया। उसके बाद उन्होंने 1920 में आंदोलन किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, सत्याग्रह उनका लगातार चल रहा था, तमाम तरह के बीच में करते रहे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट किया। तो अगर इतने ही प्रभावशाली थे तो 1920 में आज़ाद करा लेते। उस समय अंग्रेजों ने कहा भी था, जब खिलाफत के खिलाफ लड़ रहे थे अंग्रेज, कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको जल्द से जल्द आज़ाद करेंगे। सेम 1914 से लेकर 1918 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब भी अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा था, या भारत से कहा था, कि आप जो है हमारा साथ दीजिए, अपनी सेना को भेजिए हमारे साथ लड़ने के लिए, हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने तो आज़ादी नहीं दी।
उसके बाद भी अंग्रेजों की बात में गांधी जी क्यों आते रहे? क्यों गांधी जी गांधी इरविन पैक्ट में हमारे भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को फांसी से नहीं बचा पाए? क्यों गांधी जी कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर पाए जिससे हमारा कोई भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नहीं बच पाया? किसी को गोली मार दी गई, किसी का एनकाउंटर कर दिया गया, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, किसी को काला पानी की सजा दे दी गई। काला पानी की सजा कभी गांधी जी को क्यों नहीं हुई? कभी नेहरू जी को क्यों नहीं हुई? इन लोगों के लिए कभी फांसी की बात तक नहीं हुई, जबकि इन्होंने तो पूरा देश इकट्ठा कर दिया था। जो गांधी पूरे देश को इतना मोबिलाइज कर दें कि देश में आंदोलन खड़ा हो जाए, उस गांधी से तो अंग्रेजों को इतना ज़्यादा खतरा होना चाहिए था कि गांधी जी को भी फांसी पर लटका देते, या गांधी जी को 15 साल तक जेल में डाल देते, काला पानी की सजा दे देते। अंग्रेजों ने क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी अंग्रेजों ने? एक भगत सिंह आपको इतना बुरा लग गया कि आपने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। एक भगत सिंह जिसने बम डाला था किसी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए। लेकिन गांधी जो आपको समय समय पर पूरे देश को आंदोलित कर दे रहा था, उससे आपको कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। या तो आपको खतरा महसूस नहीं हुआ, या आपने जानबूझ के यूज किया कि गांधी जी की वजह से प्रेशर कुकर में, जैसे प्रेशर कुकर होता है, अंदर ज्यादा उसमें गैस बन जाती है तो सीटी से वो गैस निकल जाती है और रिलैक्स हो जाता है सब। तो जब देश में ज्यादा गुस्सा आ जाए तो गांधी जी से आंदोलन करवा दो, देश का गुस्सा शांत हो जाएगा। सवाल है ये, सवाल। अब अगला सवाल, लोग कहते हैं गांधी जी कि साहब हम उनकी जो है फिलॉसफी को बड़ा मानते हैं, गांधी जी जैसी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। ठीक है, मानते हैं, कई बातें उनकी सही भी हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि जब 1939 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाना था, उस समय सभी ने वोट किया था सुभाष चंद्र बोस जी के पक्ष में, लेकिन गांधी जी नाराज हो गए। सब में नहीं, पता नहीं क्या नाराजगी थी। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, फिर किसी दूसरे को बनाया गया था। क्या दिक्कत थी आपको? सब लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग करा रहे थे, गांधी जी ने उस लोकतंत्र को क्यों नहीं स्वीकारा? सवाल उठता है। उसके बाद सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब हमारे देश के कुछ मुसलमान गुट ये कह रहे थे कि साहब हमें अलग देश चाहिए और गांधी जी राजी हो गए? सवाल उठता है, सवाल उठता है। और इसके बाद सवाल उठता है कि एक बात बताइए कि हमारे देश में मुसलमानों ने क्या बोला था कि हमें अलग देश चाहिए, तुम्हें अलग रहना था, ये तो चाहिए था तुम्हें, तो तुमने ले लिया, देश का बंटवारा कर दिया, देश को 3 हिस्सों में बांट दिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। आज का बांग्लादेश, उस समय ईस्ट पाकिस्तान। तो आपने देश का बंटवारा कर दिया, लेकिन मुसलमान तो सब नहीं गए, फिर भी यहीं रह गए और फिर भी अपने हक की मांग करते रहे। तो बंटवारा क्यों किया था? और गांधी जी तो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, इतिहास की किताबों में दर्ज है, जो हिंदू पाकिस्तान से लौटकर भारत आ गए थे, वो हिंदू जब यहाँ पर अपना रैन बसेरे में रह रहे थे तो गांधी देख करके उनको कोसते थे। बड़ी दिक्कत थी गांधी को कि वहाँ के हिंदू यहाँ के वहाँ रहे, बहुत दिक्कत थी। लेकिन मुसलमान आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और गांधी जी तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो भी ईस्ट पाकिस्तान था पहले, इसके बीच में कॉरिडोर भी बना दिया जाए, मतलब पूरे देश को बांट दो अच्छे से। गांधी इस चीज़ पर राजी क्यों हुए? आज की डेट में हम और आप में से किसी से भी कोई ये कहे कि भारत का ये हिस्सा किसी और को दे दो या तोड़ के अलग देश बना दो, आप राजी हो जाओगे? अच्छा देशभक्त, सच्चा देशभक्त, बुरी से बुरी स्थिति आ जाए, राजी नहीं होगा। गांधी जी क्यों हो गए? और बाद में फिर हमारे बाप बन के बैठ गए राष्ट्रपिता। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते हैं लंबे समय से, मुझे जवाब चाहिए इनके, इस देश का नागरिक होने के नाते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी जवाब मांगिए, खोजिए, सवाल पूछिए। अब बात करते हैं नेहरू जी पर। नेहरू जी किस लिहाज से कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे? 1946 में कांग्रेस की जितनी भी प्रोविंशियल कमिटीज थी, टोटल 15 थी, इनसे वोटिंग कराई गई। देखो मैं दिखाता हूं आपको, 15 प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज थी, इनसे वोटिंग कराई गई कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाए, और जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता वही उस समय इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर चुना जाता। 15 में से 12 कमिटीज ने बोला कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष चुनना चाहते हैं, और 3 ने वोटिंग ही नहीं करी। यानी कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि नेहरू जी के पक्ष में था कोई, ये मेजोरिटी थी, कुछ भी नहीं था। कोई इन आंकड़ों को कितना भी हेर फेर कर दे, कोई कहेगा नहीं नेहरू जी को 3 वोट पड़े थे, हम नहीं मान रहे कि तीनों जीरो थे, चलो 3 पड़ गए नेहरू जी को, मान लिया, फिर भी 12 पड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में। फिर नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया? आखिर ऐसी क्या सेटिंग थी अंग्रेजों की और नेहरू जी की, गांधी जी की, कि नेहरू जी को ही प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस का? इस समय गांधी जी क्या कर रहे थे? अब गांधी जी का लोकतंत्र कहां था? क्या ये अन्याय नहीं था? और इसके बाद फिर किस तरह से हमारे देश में हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की समस्याएं हुई, उसको नेहरू जी नहीं संभाल पा रहे थे।
अगर नेहरू जी संभालते तो हैदराबाद और जूनागढ़ जो गुजरात वाला क्षेत्र है ये भी आज कश्मीर की तरह समस्या बनी रहती। इन दोनों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने तरीके से हैंडल कर लिया और भारत में विलय हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर के मुद्दे को भी हैंडल करने जा रहे थे, लेकिन नेहरू जी ने नहीं जाने दिया। पाकिस्तान की सेना कश्मीर में आ गई और नेहरू जी मुद्दे को लेकर के यूएन में चले गए और मुद्दा तब से आप जानते हैं विवादित ही है। पीओके पर आज भी पाकिस्तान बैठा हुआ है। इस पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, गांधी जी को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि हम इन चीज़ों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स में, गांधी जी में, नेहरू में कोई सेटिंग थी या नहीं थी। नेहरू जी में और उन लोगों में कोई डील थी नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन नेहरू जी माउंटबेटन की पत्नी के साथ बड़े नज़दीकी संबंध बनाए हुए थे, इसके प्रॉपर साक्ष्य हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें वही हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। इस तस्वीर के बारे में आप खूब जिक्र सुना होगा आपने। ये देखिए तकिया फेंक रहे हैं, न जाने किस तरह की तस्वीरें हैं। खूब तस्वीरें ऐसी वायरल हुई हैं और ये सिगरेट वाली तस्वीर भी ओरिजिनल है। आप कहेंगे मोदी जी भी तो मेलोनी को मेलोडी दे रहे थे, तो मेलोडी तो दे रहे थे, सिगरेट तो नहीं जला रहे थे, बगल में हाथ डाल के तो नहीं खड़े थे। और चलो मैंने मान लिया आप तस्वीरों से आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक बात बताइए कि फिर एडविना माउंटबेटन की डॉटर ने ऐसा क्यों कहा है? एडविना माउंटबेटन की डॉटर ने कि नेहरू मॉम लव्ड ईच अदर, डिडंट हैव टाइम फॉर फिजिकल अफेयर। वो एक अलग बात है। उन्होंने खुद बोला है कि नेहरू जी में और मेरी माँ में एक इमोशनल और एक दोस्ताना कनेक्ट था। इस बात को उन्होंने स्वीकारा है। इसको हम क्या कहेंगे? और चलो मोदी जी से भी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। आज अगर मोदी जी आपको कहीं सिगरेट जलाते दिख जाए या कोई पुरानी फोटो निकल आए सिगरेट जलाती हुई, तो आप तुरंत मोदी जी की रेटिंग गिरा दोगे और सबसे खराब प्राइम मिनिस्टर मानने लग जाओगे। लेकिन यहाँ आपके लिए स्वीकार्यता है क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया है, उस हिसाब से हमारे को और आपको तैयार किया गया है। किताबें तैयार करवाई गई एनसीईआरटीज़ की, उस तरह से हमें इतिहास पढ़ाया गया। एक को पिता बना दिया और एक को चाचा बना दिया। मुगल्स पढ़ाए गए, हिंदू इतिहास को तो ऐसे दबा दिया जैसे कुछ है ही नहीं, और लगातार वही एनसीईआरटी पढ़ा के सेकुलरिज्म का कीड़ा भी हमारे अंदर घुसेड़ दिया। चलिए एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। देखिए, हाँ मैं आपको एक, ये देखो 80 साल बाद नेहरू और एडविना के जो लेटर्स थे वो चर्चा में आए थे 2024 में। होता क्या था, नेहरू जी एडविना को पत्र लिखते थे, उधर से एडविना लिखती थी। एडविना कौन? माउंटबेटन की पत्नी। माउंटबेटन कौन? जो आखिरी वायसराय था देश का, जो सब कुछ करा के गया था, इंडिपेंडेंस जितना भी ये बंटवारा सब वही करा के गया था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रिटेन ने अपनी एजेंट छोड़ रखी हो ये एडविना के नाम की, जिसने नेहरू जी को लपेटे में लेकर के साइन वाइन करवा लिए। हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा। तो ये दोनों जो आपस में आदान प्रदान करते थे पत्रों का, इन पत्रों की टोटल 51 पेटियां इकट्ठी हो चुकी हैं, जिनको पहले म्यूजियम में रखा गया था, खोल के नहीं दिखाया था किसी को भी। हालांकि उस म्यूजियम में नेहरू जी ने जो जयप्रकाश नारायण जी को पत्र लिखे थे वो भी शामिल हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन को लिखे थे वो भी शामिल है, लेकिन एडविना माउंटबेटन के सबसे ज़्यादा थे। जिन पत्रों को सोनिया गांधी यानी एंटोनियो माइनो ने 2008 में अपने पास निजी घर में बुलवा लिया था, मंगवा लिया था। तो जो पत्र इस देश की विरासत हैं, जिन पत्रों को इस देश को देखना चाहिए, देश का हक है, वो सोनिया गांधी ने अपने पास क्यों रख लिया और क्यों नहीं ओपन होने दिया उनको? इस पर सवाल उठता है। 51 बॉक्सेस हैं ऐसे, देख लीजिए। और ये सवाल उठाया था जो म्यूजियम के उस समय करता धरता है, उन्होंने, उनका नाम मैं आपको दिखाता हूँ, रिजवान कादरी, ठीक है, जो अहमदाबाद बेस्ड हिस्टोरियन है। इनका कहना था कि उन पत्रों को उजागर कीजिए या डिजिटल वे में कर दीजिए, चलिए, लेकिन सोनिया गांधी ने होने नहीं दिए। ऐसी क्या बात थी उनमें? सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि भाई ये बताइए कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद हमारे देश का ही एक बड़ा सेक्शन ऐसा था जो पाकिस्तान के रूप में टूट गया। उस पाकिस्तान में आज जो बलूचिस्तान आप देख रहे हो, बलूचिस्तान उस समय पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना था। यहाँ पर एक बड़ा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कलात प्रोविंस बोलते हैं। कलात का जो खान हुआ करता था उसी का दबदबा था, वो जो कह दे ये बलूचिस्तान का पार्ट वहीं चला जाता। कलात के खान ने ये कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना। लंबे समय तक वो वेट करता रहा कि भारत हमें न्योता दे तो हम भारत में विलय कर लें। और ऑल इंडिया रेडियो में ये बात कही भी गई थी कि वो ये चाहते हैं भारत में विलय हो जाए, और कई हिस्टोरियन इस बात को मानते हैं। और ये बात भी सही है, चलो
मैं कहता हूं सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि बलूचिस्तान बहुत बाद में पाकिस्तान में विलय हुआ, पाकिस्तान ने फौज भेज करके विलय कर लिया, जैसे कश्मीर में फौज भेजने का प्रयास किया था। तो जब तक पाकिस्तान का वो हिस्सा नहीं था तो इसको आपने अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया था? सवाल उठता है नेहरू जी पर। छोड़िए, आप कहेंगे नहीं साहब ये तो ऐसे ही कह रहे हो आप, चलो मान लिया आपकी बात। और आइए ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट को तो आप जानते हो, जिस पर आज चाइना की नज़र है। चाइना ने क्या किया है, सीपैक बनाया है ऐसा जो जाकर के ग्वादर पोर्ट पर खुलता है। और ग्वादर पोर्ट वो है जो जस्ट ईरान के बगल में है और बहुत जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये बंदरगाह बलूचिस्तान के पास था ही नहीं, पाकिस्तान के पास था ही नहीं, ये था पहले ओमान के पास। ठीक है, ओमान ने ये ग्वादर पोर्ट भारत को बेचने की पेशकश की। भारत से कहा कि ये पोर्ट आप खरीद लीजिए। भारत ने मना कर दिया। जी हाँ, भारत ने मना कर दिया। 1958 की बात है। भारत के जो जैन समुदाय है उन्होंने कहा चलो हम खरीद लेंगे। नेहरू जी ने वो भी नहीं खरीदने दिया। फिर पाकिस्तान ने 3 मिलियन पाउंड देके उसे खरीद लिया था। कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, जाने दिया। और देखिए, ये तो छोड़िए, आगे आइए। यहां पर जो आप तिब्बत देख रहे हैं पूरा, ये तिब्बत चाइना ने अब बाद में कब्जा आया था, चाइना का हिस्सा नहीं था ये। और कई साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में भी था। चाइना तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, नेहरू जी को कोई दिक्कत नहीं थी, कर लो, हम तिब्बत को चाइना का पार्ट मानते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई, इस तरह के नारे नेहरू जी दे रहे थे। और इतना ही नहीं, जब चाइना ने भारत पर अटैक किया 1962 में, उस समय हम बड़ी आसानी से चाइना को हरा देते और अक्साई चीन हमारे हाथ से नहीं जाता, अगर नेहरू जी इजाज़त दे देते कि एयरफोर्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नहीं दी गई। और जब अक्साई चीन चला गया चीन के हाथ में, तो उसके बाद नेहरू जी क्या कह रहे हैं पार्लियामेंट में, अरे तो क्या हो गया, रेतीला क्षेत्र है, किस काम का है वो, हम क्या कर लेते, उसमें कौन सी खेती कर लेते। ये जवाब था। आज आप एक बात बता दीजिए, मोदी जी अगर जरा सी लैंड किसी दूसरे देश को दे दें तो क्या आप स्वीकार कर लोगे? 2020 में गलवान में चीन आ गया था, राहुल गांधी ने अफवाह उड़ा दी थी, चाइना ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, चाइना ने भूमि पर कब्जा कर लिया है। इसी बात पर कई देशवासियों को लग रहा था अरे मोदी ने देश लौटा दिया। वहां देखो क्या क्या लौटा था। अब बताओ किसका काल ज़्यादा चैलेंजिंग है? कई लोग बोलते ना, एक टीचर है बड़े मशहूर, मैंने कहीं पढ़ाते उन्हें देखा नहीं, वो अभी चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली का। ललन टॉप एक बार कह रहे, मैं नेहरू जी को सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानता हूं, क्योंकि उस समय जो देश की परिस्थितियां थी वो बड़ी चैलेंजिंग थी। उस समय देश संभालना सबसे बड़ा चैलेंज था। उस समय चैलेंज नहीं था, आज है चैलेंज। उस समय देश के टुकड़े बांटे जा रहे थे, किसी को सुध नहीं थी। अब आप खुद सोचिए चैलेंजिंग सिचुएशन कौन सी थी। एक चीज और बता दूं, जिस समय नेहरू जी ये सब फैसले ले रहे थे, 1951-52 के जनरल इलेक्शन हो गए थे लोकसभा के, उस समय सबसे ज्यादा सीट्स किसे मिली थी? कांग्रेस को 364 वोट, लगभग 45% वोट। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी आई थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। कितनी सीट? 16, यानी कि 350 सीट का अंतर। मतलब कांग्रेस के आसपास कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं, खुला आसमान था, जो मन में आए करो। बाबा साहब अंबेडकर ने कई बार रोका था कांग्रेस को कि ऐसा फैसला मत लो, मुसलमानों को जो तुम ये अलग से कानून बना के दे रहे हो मत करो, ये मत करो। कई चीज़ों पर रोका था कांग्रेस को। उनको क्या सलाह दिया इन लोगों ने? उन्हें कैबिनेट से ही हटा दिया, बाबा साहब को, अंबेडकर जी को। ठीक है। और देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूं मैं लगे हाथ। देखो, नेहरू ने रिकॉग्नाइज किया था तिब्बत को एज अ पार्ट ऑफ चाइना। साथ ही चाइना को जो आज वीटो पावर मिली हुई है 5 देशों के साथ, उसमें भी नेहरू जी राजी थे। भारत प्रयास करता तो भारत को मिल जाती, सब तैयार थे भारत को देने के लिए। नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं, चाइना हमारा भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई, चाइना भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर मोदी जी ये कह दें तो क्या हो, बताइए आप, किसके सामने ज़्यादा चैलेंजेस है? और आइए आगे, और मसाला है हमारे पास। देखिए, कच्छथीवु आइलैंड। कच्छथीवु आइलैंड के बारे में आप जानते होंगे, मैं आपको बता दूं। जैसे ये भारत है, श्रीलंका है, बीच में एक छोटा सा द्वीप पड़ता है, कच्छथीवु आइलैंड है, जो आइलैंड इस समय श्रीलंका के पास चला गया है। 1974 में इंदिरा गांधी ने एग्रीमेंट साइन किया और ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। ये आइलैंड बीच में पड़ता था, हमारे कई मछुआरे यहाँ जाकर के रेस्ट करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, उनके लिए बहुत फेवरेबल था
किसको दे दिया? श्रीलंका को। ये मामला जवाहरलाल नेहरू जी के सामने भी उठा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा अरे बेकार की बात है, छोड़ो। अगर उस समय ध्यान देते कि नहीं नहीं ये हमारा पार्ट है, कोई नहीं लेगा इसे, तो हमारा रहता। जाने दिया उन्होंने, तो खैर कोई साइन नहीं किया एग्रीमेंट, उनकी बेटी ने जाने दिया। आगे आइए, आगे आइए, देखिए आपको दिखाता हूं कोको आइलैंड। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो हमारे अंडमान निकोबार के ऊपर बसा हुआ है। इसे कोको आइलैंड बोलते हैं, जो इस समय म्यांमार का हिस्सा है। 1882 से ये आइलैंड अंग्रेजों ने बर्मा को दे रखा था। अंग्रेज उस समय भारत पे भी राज करते थे, बर्मा पे भी राज करते थे, और दोनों पे एक साथ ही राज कर रहे थे, कोई खास अंतर नहीं था। फिर 1937 में अंग्रेजों ने बर्मा को अलग कर दिया भारत से, और उस पर अलग से अपनी कॉलोनी बना रखी थी। और जाहिर सी बात है कोको आइलैंड उन्होंने पहले ही दे दिया था बर्मा को, और फिर बर्मा ही अलग कर दिया। उसके बाद बर्मा जब 1948 में आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के पास एक मौका था, भारत चाहता तो कोको आइलैंड को वापस ले लेता कि बर्मा ये तुमको हमने दिया था, अब तुम आज़ाद हो रहे हो, ये हमें वापस करो, लेकिन नहीं चाहा। और आज ये हमारे लिए सिरदर्द बन गया है। कैसे? कि जब चाइना चाहे म्यांमार को प्रभावित कर सकता है, अभी तो नहीं कर पा रहा। किसी समय मान लो भारत में ऐसी सरकार आ गई जो चाइना फ्रेंडली हो, उस समय चाइना बहुत आतुर है कोको आइलैंड पर अपनी फौज भेजने के लिए। क्यों आतुर है? क्योंकि चाइना अगर यहां पर अपनी फौज भेज देगा तो चाइना हमें न्यूट्रलाइज कर सकता है यहां पर से। जो हम यहां पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का पूरा बेस बन रहा है हमारा, और यहां के जरिए हम बगल में जो जितना भी स्टेट है, मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का है, उस स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं और चाइना का पूरा व्यापार ठप्प पड़ सकता है। ठीक है, तो यहां से हम पूरे चाइना को रोक सकते हैं। अभी हमारे पास ही पूरा एडवांटेज है, लेकिन कल को अगर चाइना कोको में आकर के बैठ गया तो चाइना यहां से हमें काउंटर कर देगा। कितना स्ट्रेटेजिक है कोको। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं, जो पूरी तरह से डेवलप कर दिया जाएगा, हर तरह की फैसिलिटी होगी यहाँ पर, हमारी डिफेंस का पूरे बेसिस होंगे, चाइना को जब चाहे हम यहाँ पर रोक सकते हैं। इसका विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। उनका कहना है पेड़ कट रहे हैं, ट्राइब्स को नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन हो जाएगा, हम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। तुम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हो, तुम चाइना के साथ हो। 2008 में तुमने चाइना के साथ कौन सा MOU साइन किया था जिसको आज तक तुमने उजागर नहीं किया? क्यों नहीं किया? सवाल उठता है। अब इसके बाद देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से इन्होंने कोको आइलैंड जाने दिया, ये तो बता ही दिए। खैर देखिए, ये खबर वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये वो एयरफोर्स वाली बात है कि 1962 के वॉर में भारत ने एयरफोर्स क्यों नहीं डिप्लॉय करी, क्यों नेहरू जी ने कदम नहीं उठाया। अगर ये उठाते तो हम चाइना को हरा देते। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, हिंदी चीनी भाई भाई की बात मैंने आपको बता दी। और सुनिए, अब चलो एक बात और बताता हूं। आप जानते हैं कि इस देश में हिंदुओं के लिए अलग कानून चलता है और मुसलमानों के लिए अलग कानून चलता है। एक मुसलमान चाहे तो 4 शादी कर ले बिना तलाक दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय पहले तक तो वो तलाक 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 बोल के तलाक भी दे सकता था। मतलब मुसलमान इस तरह से इस देश में एंजॉय कर रहा है अपने राइट्स को, जैसे कि यहाँ पर और कोई रहता ही नहीं है, वो दामाद है इस देश का। ये नेहरू जी ने क्यों होने दिया? हिंदू कोड बिल क्यों आया? इस पर सवाल उठता है। इस पर हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने भी सवाल उठाया था, नेहरू जी ने उनको चुप करा दिया था। क्या आज मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? किसके सामने चैलेंजेस ज़्यादा है बताइए आप। आपने इस देश को सेकुलरिज्म के नाम पर क्या किया? मुस्लिम अपीसमेंट, मुसलमानों को ज़्यादा राइट्स देते, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। आहा, इसको तुम सेकुलरिज्म कह रहे हो या अपीसमेंट है ये? और हमें किताबों में इस तरह से पढ़ाया गया कि अगर हम सबको समान कानून की बात कर दें तो हिंदू मुसलमान हो जाता है। आज मोदी जी क्या कह रहे हैं कि सबके लिए समान कानून आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा है। वो तो यही बात कर रहे हैं, पर मीडिया वाले कहते हैं कि मोदी जी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो नेहरू जी ने किया था, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो बताओ कौन, मतलब अंधाधुंध तरीके से जो मन में आ रहा है नेहरू जी कर रहे हैं। जमीन जा रही है जाने दो, देश हार रहा है हारने दो, UN में मामला अटक रहा है अटकने दो, कश्मीर का मसला हो रहा है होने दो। ठीक है जी, हमें हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग कानून लाने दो, किसी की बात नहीं सुननी, जो करना है करने दो। मतलब देश का मजाक बना रखा था। जो उस काल में हुआ, इसका एक काम या 1% भी मोदी जी आज कर देना, सरकार कल चली जाए। एक नीट का पेपर आउट हुआ, उस पर देखो कितना बवाल हो गया। पेपर पहले भी आउट हो रहे थे, पहले कभी किसी ने बवाल नहीं किया। पहले तो पैसे देके भर्ती होती थी,
कोचिंग वाले भर्ती कराते थे क्या? 10 लाख रुपए तो आपको हम करवा देंगे। 2010-2012 की बात है, खूब पता कर लेना दिल्ली में जाकर के। तब किसी ने नहीं किया। मैं मानता हूँ सरकार की गलती है, नीट का पेपर क्यों आउट हुआ। चाइना में भी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, चाइना कैसे करा लेता है उसे, करोड़ों लोग पेपर देते हैं, आज तक आउट नहीं हुआ। तुम क्यों नहीं करा पा रहे? सरकार की विफलता है। लेकिन सवाल ये भी है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान वो एजुकेशन मिनिस्टर है जो आकर के एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव कर रहे हैं, जो इनके सड़े हुए इतिहास को हटा रहे हैं और सच्चाई सामने ला रहे हैं। इन लेफ्टिस्टों को दिक्कत इस बात से है, जो किताबें ये इरफान हबीब और ये रोमिला थापर ने लिखी थी, इन किताबों में पूरी तरह से साफ करके इसे सही किया जा रहा है। लेफ्टिस्टों को ये दिक्कत है, इसलिए ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़े हुए हैं। ये बात मैंने एक पत्रकार के मुंह से सुनी थी, वहां से बता रहा हूं, मेरी अपनी नहीं है ये बात। इसलिए पीछे पड़े हुए हैं, समझिए बात को। किसने बेड़ा कर किया था? अब आप कहेंगे नेहरू जी ने तो साहब आईआईटी कानपुर बनाया, आईआईटी खड़गपुर बनाया, आईआईटी दिल्ली बनाया, आईआईटी मद्रास बनाया, आईआईटी बॉम्बे बनाया, एम्स बनाया, ये जो यूजीसी है ये बनाया, ठीक है। तो क्या हुआ? इनमें से कई कॉलेज ऐसे थे पहले से एग्जिस्ट करते थे, उनका नाम बदल दिया। और ये सब कॉलेज जितने भी आईआईटीज का नाम लिया, सब विदेशियों की सहायता से बनाए। कोई जर्मनी की सहायता से, कोई यूके की सहायता से, कोई रशिया की यूएसएसआर की सहायता से, कोई यूएस की सहायता से। अपने दम पर नहीं बना पाए। और क्या अब 16 साल तुमने राज किया, तुम 5 कॉलेज भी नहीं बनाओगे, एक अस्पताल भी नहीं बनाओगे, और इस आड़ में तुम सब ढकते रहोगे जो जो तुमने किया, जो आज तक हम ढो रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ कि चाइना जिसकी इकोनॉमी हमसे भी बदतर थी, वह इतना ज़्यादा आगे चला गया, हम पीछे रह गए? जो रिफॉर्म्स हम 1991 में लेकर के आए, चाइना 1978 में ले आया था, और हम 1976 में क्या कर रहे थे? अपने संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट लिख रहे थे, हम तो सोशलिस्ट हैं, सब सरकारी रहेगा, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। और जो 1978 और 1991 में अंतर है, उतना ही अंतर हम में और चाइना में। क्यों नहीं कर पाए आप? क्यों आपकी पॉलिसी की वजह से देश उस दहलीज पे जाके खड़ा हो गया जहां 1990 और 91 में देश के पास एक हफ्ते का भी पैसा नहीं था कि बाहर का सामान खरीद सके, तेल खरीदने का पैसा नहीं था, और आईएमएफ हमको लोन नहीं दे रहा था। तब जाके मजबूरी में 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए, जिसका क्रेडिट आप मनमोहन सिंह जी को दे देते हो। वो मजबूरी थी, वरना आईएमएफ कर्ज नहीं देता। क्यों हुआ? कैसे हुआ? सवाल उठता है। और इतना ही नहीं, अब आप कहेंगे ठीक है आपने इतना बता दिया, मोदी जी ने क्या कर लिया? देखो ये एक स्टाम्प दिखा रहा हूं, 1934 के आसपास की है। इस स्टाम्प पे क्या लिखा है? श्री राम जी सहाय जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि राष्ट्रीय स्टाम्प। जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि, तिब्बत का क्षेत्र भी भारत में था। आगे देखिए, ये तो देखो किस तरह से हमारा कश्मीर जाने दिया, और फिर पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जा करके उसी का एक हिस्सा चाइना को दे दिया, जैसे हम सक्सगाम वैली कहते हैं। ये रहा मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड। 2014 में डिजिटल पेमेंट ना के बराबर था, और आज देखिए 18 बिलियन से ज्यादा हो रहा है एक महीने में। ठीक है, पोर्ट्स कितने थे? 800 MTPA, आज 2700 से भी ज्यादा है। एयरपोर्ट्स पहले 74 थे 2014 में, 1947 से लेकर 2014 तक केवल 74 थे, अब 160 से ज्यादा हो चुकी हैं। रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन केवल 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड रेल थी, बाकी सब उससे चलती थी तेल से या कोयले से, आज 65,000 किलोमीटर से ज्यादा है। एक्सप्रेसवे 1,000 किलोमीटर थे 2014 में, आज लगभग 7,000 किलोमीटर है। मेट्रो रेल 250 किलोमीटर तक थी, आज 1,000 किलोमीटर से ज्यादा है। सीएनजी स्टेशन 738 थे, आज 8,500 से ज्यादा है। पीएनजी कनेक्शन 25 लाख थे, आज 1.5 करोड़ से ज्यादा है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क 15,000 किलोमीटर था, आज 26,000 किलोमीटर से ज्यादा है। एलपीजी कवरेज 55% था 2014 में, आज लगभग 100% है। पावर कैपेसिटी 249 गीगावाट थी, आज 520 गीगावाट से ज्यादा है। सोलर कैपेसिटी 2.5 गीगावाट थी, आज 110 गीगावाट से ज्यादा है। रिन्यूएबल कैपेसिटी, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सब आते हैं, 32 से 76 गीगावाट थी, आज लगभग 250 गीगावाट से भी ज्यादा है। कोयला 565 मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा था, आज 1 बिलियन टन हो रहा है। ट्रांसमिशन नेटवर्क 2.9 लाख किलोमीटर था, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। उसके साथ ही ईवी चार्जिंग स्टेशंस पहले ना के बराबर थे, आज 25,000 से ज्यादा हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग पहले 1.5% होती थी, आज 20% से ज्यादा हो रही है, और 85% पे भी आ गए हैं। उसी तरह से तमाम तरह के देखिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 18,000 गांव तक था, आज सभी गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। गरीबों के लिए घर लिमिटेड थे, आज 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए जा चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिनिमल था, आज 2 लाख से ज्यादा गांव को मिल रहे हैं। इंटरनेट यूजर 25 करोड़ थे, आज 95 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक साल में 6 करोड़ मोबाइल हम बना रहे थे, आज 33 करोड़ से ज्यादा हम बना रहे हैं। सेमीकंडक्टर था ही नहीं, बनते ही नहीं थे यहाँ पे, आज 5 से ज्यादा मेजर फैब और OSAT जहां पर ये बनते हैं वो खुल चुकी हैं।
उसके साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट, हम 2014 में लगभग 700 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे थे, केवल 700 करोड़ का। आज हम 23,000 करोड़ से भी ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये 12 साल में किया है, ये 70 साल में नहीं कर पाए। क्यों नहीं हो पाया? वो 5 IIT गिना दिए, 1 एम्स गिना दिया, UGC गिना दिया। नेहरू जी ने कितना अच्छा काम किया था, क्या क्या और किया था वो भी बताइए कभी। इतिहास को अच्छे से पढ़वाइए कभी, सच्चाई सबके सामने लाइए कभी। मोदी जी में और भी कमियां होंगी, मैं मानता हूं, पर जो काम किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। और जो ये लेफ्टिस्ट और ये पॉडकास्ट में आकर के हवाबाजी करते हैं केवल अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए और सब्सक्राइबर ज़्यादा सारा जोड़ने के लिए, सब झूठ बोलते हैं। मैं बहस करने के लिए तैयारी, आओ और बताओ नेहरू कैसे ज़्यादा चैलेंजिंग वातावरण में थे। कोई चैलेंज नहीं था मैं नेहरू के सामने, सब खुला मैदान पड़ा था। जैसे चाहते वो कर रहे थे, तो कर भी रहे थे। सारे मैंने आपको तथ्य दिखाए। चैलेंज मोदी के सामने एक गलत स्टेप कुर्सी हिला सकता है। नीट का एग्जाम का आउट होना ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। केवल और केवल वामपंथी पूरे सिस्टम में घुसे हुए हैं और सबको बेवकूफ बना रहे हैं। सवाल ये है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।